अल्सर डिजीज़ के अंदर पेशेंट कई बार हिस्ट्री देता है कि उसको ब्लैक स्टूल्स पास हुए। लॉन्ग स्टैंडिंग अल्सर अगर किसी में है तो कुछ और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, यानी जहाँ से आमाशय से ड्यूडेनम में खाना जाता है वहाँ का ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है। ये तो अस्पताल की बात है, डॉक्टर्स की बात है। कई बार पेशेंट को लगता है कि हम घर बैठे क्या कर सकते हैं। इसमें खाना खाने से पेट में तकलीफ हो सकता है बढ़ जाए। पेशेंट्स होते हैं जो पेन किलर ले रहे होते हैं, बहुत से हार्ट पेशेंट होते हैं जिनमें कि स्टेंट पड़ा हुआ है। आप थोड़ा सा वॉक करें खाने के बाद, तुरंत ना लेटें, तो उससे उन सिम्टम्स में कोई राहत मिल सकती है। नमस्कार, मैं हूं शांता सिंह। फिट रहे इंडिया के आज के एपिसोड में बात होगी गैस और एसिडिटी की। गैस और एसिडिटी की समस्या इन दिनों काफी कॉमन होती जा रही है। लगभग हर घर में इसके मरीज देखने को मिलते हैं। खराब जीवन शैली कह लीजिए, खराब खान पान कह लीजिए, या फिर एक्सरसाइजेस का अभाव, या फिर तनाव। लेकिन ये सच्चाई है कि गैस और एसिडिटी से हम काफी परेशान होते रहते हैं। कई बार सारे उपाय करने के बावजूद हमें राहत नहीं मिलती। ऐसा क्यों है? क्यों बनती है गैस? क्यों बनती है हमें एसिडिटी? इस बारे में हम विस्तार से जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर अनूप सराया। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है इस समस्या की जड़ और हम इससे कैसे राहत पा सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार श्वेता जी, बताइए। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो गैस और एसिडिटी की समस्या है बहुत कॉमन होती जा रही है। कई बार लोग कंफ्यूज करते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। देखिए, एसिडिटी जो आप कह रहे हैं, इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो थोड़े से फ़र्क होते हैं। अक्सर पेशेंट ये बताते हैं कि उनके छाती में जलन होती है या पेट के ऊपरी हिस्से में जलन होती है, खट्टी डकारें आती हैं, कभी कभी खाना मुंह में भी आ जाता है, और ये कभी कभी खाना खाने से बढ़ भी जाते हैं सिम्टम्स, और कुछ लोगों में ये कम भी हो जाते हैं। दरअसल ये जो एसिड वाले सिम्टम्स हैं, एसिड जो होता है ये हमारा जो आमाशय है ये सिक्रीट करता है। तो जब एसिड सिक्रीशन होता है, ज़्यादा होता है, उन सिचुएशंस में, उन कंडीशंस में ये सिम्टम्स भी दे सकता है। जब एसिड ज़्यादा सिक्रीट होगा तो जो लाइनिंग म्यूकोसा होती है, यानी जो लाइनिंग होती है अंदर के पेट के अंदर की, उसमें कभी कभी ज़ख्म भी बनने लगते हैं जिनको हम अल्सर कहते हैं। ये अल्सर भी दो किस्म के होते हैं, या तो ये स्टमक के अंदर होते हैं यानी आमाशय के अंदर होते हैं, या छोटी आंत का जो ऊपर का हिस्सा होता है ड्यूडेनम, उसमें भी बनते हैं। जब हमारे आमाशय के अंदर अल्सर होता है तो इनके अंदर के सिम्टम्स थोड़े से फ़र्क होते हैं। इसमें खाना खाने से पेट में तकलीफ़ हो सकता है बढ़ जाए, और जब आगे ड्यूडेनम में होता है तो उसमें खाना खाने से कई बार आराम भी मिलता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये सिर्फ एसिड की वजह से ही नहीं, एसिड सिक्रीशन इसी वजह से नहीं होता, बहुत सारी और भी बीमारियां होती हैं जिनमें एसिड सिक्रीशन बढ़ सकता है। और ये एसिड कई बार जो हमारा जहाँ पे खाने की नली आमाशय से मिलती है वहाँ पे एक वेल्व लाइक मैकेनिज्म होती है, वो लैक्स हो, ढीला हो, तो ये एसिड ऊपर आने लगता है और इसी की वजह से छाती में जलन होती है। जब ये रिफ्लक्स, इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, यानी स्टमक में से सामान या एसिड या खाना जो आपने खाया है वो ऊपर की तरफ आने लगता है, खाने की नली, फूड पाइप के अंदर आने लगता है। तो अब इसमें फिर कई वजह हो सकती हैं, या तो जो खाने की नली में जो पहले आता है एसिड, वो नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है कि ये जो खाने की नली है इसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके इसको वापस स्टमक में भेज देते हैं। अगर ये पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी इसकी कमज़ोर है या वेल्व कमज़ोर है तो उस सूरत में ये एसिड इसमें ज़्यादा देर रहता है, और इससे यहाँ खाने की नली में भी कभी कभी ज़ख्म हो सकते हैं। तो इन ज़ख्मों की वजह से इसको हम बोलते हैं ईसोफेजाइटिस। तो इसके अंदर भी सिम्टम्स लगभग वैसे ही होते हैं जैसे अल्सर डिजीज़ में या हाइपर एसिडिटी में सिम्टम्स होते हैं। तो ये अगर आप मोटे तौर पे देखें तो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, अल्सर डिजीज़ या
जिसे हम फंक्शनल डिजीज़ भी बोलते हैं, जो कभी कभी एंग्जाइटी की वजह से भी होती है, ये एक बड़ा ग्रुप है। 20 से 30% मरीज़ जो हमारे ओपीडी में आते हैं वो इसी किस्म के सिम्टम्स लेके आते हैं। इसके अलावा एक और है, वो इसको हम बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। उसमें भी बहुत गैस का बनना, बहुत से मरीज़ ये बताते हैं कि साहब हमको बहुत गैस बनती है और सिर में चढ़ जाती है। तो ये सिम्टम भी बहुत लोगों को बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। इसकी वजह मोटे तौर पर एंग्जाइटी होती है, और हम जब बहुत टेंस होते हैं तो हम जो एयर है उसको सॉलो कर लेते हैं। हम खाना खाने में, पानी पीने में, बात करने में भी कई बार एयर सॉलो कर लेते हैं, और जब हम ज़्यादा एयर सॉलो कर लेते हैं तो एयर वो बाहर आएगी, हवा, तो या तो वो डकार के ज़रिए बाहर आएगी या फ्लेटस के ज़रिए बाहर आएगी। तो ये सिम्टम्स भी बहुत से लोगों के अंदर देखने को मिलते हैं। तो अब सवाल आता है कि अगर इन सिम्टम्स के साथ मरीज़ आता है तो उसको हम कैसे उसको देखें, उसको क्या एडवाइस करें, उसके टेस्ट कैसे करें। तो इसमें कुछ बहुत अहम सवाल होते हैं जिसमें हम हिस्ट्री में जानना चाहते हैं, क्योंकि अल्सर डिजीज़ के अंदर पेशेंट कई बार हिस्ट्री देता है कि उसको ब्लैक स्टूल्स पास हुए, उसको ब्लीडिंग भी हो सकती है। लॉन्ग स्टैंडिंग अल्सर अगर किसी में है तो कुछ और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि जो आउटलेट है, यानी जहाँ से आमाशय से ड्यूडेनम में खाना जाता है, वहाँ का ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है, तो उसको रिकरेंट वॉमिटिंग्स भी हो सकती हैं। वॉमिटिंग्स हो सकती हैं, पेन एब्डोमेन हो सकता है, मितली आ सकती है, जलन हो सकती है, और इसके बाकी कॉम्प्लिकेशन में कभी कभी ब्लीडिंग भी हो सकती है। इसको हम कहते हैं हेमाटेमेसिस, यानी खून की उल्टी होना। अब इसकी वजह अलग अलग हो सकती है। आपने जैसे कहा कि खान पान का एक हद तक ही रोल है। बहुत ज़्यादा कई बार हम पेशेंट्स होते हैं जो पेन किलर ले रहे होते हैं, बहुत से हार्ट पेशेंट होते हैं जिनमें कि स्टेंट पड़ा हुआ है, वो एंटी प्लेटलेट ड्रग्स पे होते हैं, डिस्प्रिन ले रहे होते हैं। उन सब दवाइयों से, इनको हम कहते हैं नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉज है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं हिंदुस्तान में जहाँ पे गैस्ट्राइटिस बहुत कॉमन है, यानी पूरे स्टमक की म्यूकोसा का इन्फ्लेमेशन होना। अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें बड़ी रेडनेस, एंडोस्कोपी करके देखने में बड़ी रेडनेस दिखती है। अब ये जो सिम्टम्स होते हैं गैस्ट्राइटिस के, इसमें भी गैस्ट्राइटिस भी कई तरह की होती है। इसमें गैस्ट्राइटिस जो है वो एक बैक्टीरिया होता है, हेलिकोबैक्टर पायलोरी, उसकी वजह से भी हो सकती है। गैस्ट्राइटिस किसी ड्रग की वजह से भी हो सकती है, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग की वजह से भी हो सकती है। कई और डिजीज़ हैं जिनमें गैस्ट्राइटिस देखने को मिलती है। कुछ एरियाज़ हैं हिंदुस्तान के जहाँ अल्सर डिजीज़ भी बहुत कॉमन है, गैस्ट्राइटिस भी बहुत कॉमन है। नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, लद्दाख का एरिया है, उनकी फूड हैबिट्स में कुछ चीज़ें बड़ी अहम हैं। वो स्मोक फिश बहुत लेते हैं, और या अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करते हैं, या कहीं कहीं एक जैसे लद्दाख में हम जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि एच पायलोरी का इंसिडेंस बहुत हाई है। साथ में वो जो चाय पीते हैं वो सॉल्टेड एंड बटर टी होती है, जिसे लद्दाखी चाय कहते हैं, उसके सेवन से भी गैस्ट्राइटिस हो सकती है। तो गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, अल्सर डिजीज़, ये इम्पॉर्टेंट वजह हैं जिसमें कि हमको ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स, यानी ख़ास तौर से एसिडिटी के सिम्टम्स मिलते हैं। अब सवाल आता है कि वो पेशेंट जो कि हमारे पास रिफ्लक्स डिजीज़ लेके आए, उनको हमें क्या एडवाइस करना चाहिए, उनकी डायग्नोसिस हम कैसे बनाते हैं। तो जितने भी ये सिम्टम्स के साथ मरीज़ आते हैं, कई बार इनमें हम एक थेरापेटिक ट्रायल देते हैं। हम इनको 15 दिन के लिए एक एसिड को कम करने की दवा होती है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, उस पर रख देते हैं। 15 दिन के बाद अगर सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट होने लगता है तो हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है, हम उनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। क्योंकि अगर हम ये कहें कि हर केस में एंडोस्कोपी करने की ज़रूरत है तो ऐसा भी नहीं है। एंडोस्कोपी करके हम कुछ खास चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन हर केस में एंडोस्कोपी की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी ये जो सिम्टम्स हैं, जैसे जो रिफ्लक्स के सिम्टम्स भी होते हैं, पेन भी होता है, और उनके अंदर हमको अल्ट्रासाउंड करने पे कई बार
गॉल स्टोन्स भी मिलते हैं। तो गॉल ब्लैडर स्टोन में भी कई बार पेन, एब्डोमेन ऊपर के हिस्से में पेन, हालांकि उसमें दाहिने हाथ पे पेन ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें भी ये मिल सकता है। तो इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमको सबसे पहले तो बहुत सिंपल टेस्ट जो होते हैं, पहले तो हम थेरापेटिक ट्रायल दे के देख सकते हैं कि क्या है, नहीं तो बहुत छोटे इन्वेस्टिगेशन से, एक अल्ट्रासाउंड करने से हमको गॉल स्टोन रूल आउट हो जाएंगे। अगर हमें अल्सर डिजीज़ का बहुत हाई सस्पिशन है या स्टूल में ब्लड जा रहा है, तो उस सूरत में हमको एंडोस्कोपी करनी पड़ेगी। एंडोस्कोपी करके हम ये पता लगा सकते हैं कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है, उसमें कहीं ईसोफेजाइटिस है, वहाँ पे कई बार लिवर डिजीज़ की वजह से वेरिसीज बन जाते हैं, वो भी ब्लीड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम एक एंडोस्कोपी करके पता कर सकते हैं। अब आता है, अगर हमने डायग्नोस कर लिया तो हमको सजेशन क्या देंगे। अगर रिफ्लक्स डिजीज़ है तो रिफ्लक्स डिजीज़ के लिए हमको मोटे तौर पे ये बताना होता है कि वो तमाम चीज़ें जो कि एसिड सिक्रीशन बढ़ाती हैं उसको कम करें। तो अब यहाँ पे खान पान में जो सबसे अहम है, हमारा चाय या कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा सेवन, स्मोकिंग, इसके साथ साथ जो फैटी मील्स होते हैं, तली हुई चीज़ें होती हैं, वो स्फिंक्टर को रिलैक्स कर देते हैं। तो आपका स्फिंक्टर अगर रिलैक्स होगा तो एसिड ऊपर आएगा। तो तली हुई चीज़ें अवॉइड करें, चाय ना लें, कॉफ़ी ना लें, अल्कोहल ना लें, स्मोकिंग ना करें। इसी तरह बच्चे हैं चॉकलेट्स खाते हैं, चॉकलेट्स भी स्फिंक्टर को रिलैक्स करते हैं, चॉकलेट ना लें। एरेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें, यानी आइसक्रीम भी अगर आप खाएंगे उसमें फ़ैट भी है, ठंडा भी है, वो भी रिफ्लक्स के सिम्टम्स को बढ़ा सकता है। हैवी मील्स बढ़ा सकते हैं। तो एक जनरल लाइफस्टाइल चेंज के लिए हम ये बताते हैं कि आप वज़न कम रखें। मोटापा ज़्यादा है तो उसमें भी रिफ्लक्स के सिम्टम्स ज़्यादा आ जाते हैं। वज़न कम रखें, खाने में एहतियात बरतें, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लें, बहुत बड़े बड़े मील्स ना लें, वो चीज़ें जो एसिड सिक्रीशन बढ़ाती हैं अवॉइड करें, पेन किलर अवॉइड करें। तो इन सब चीज़ों से ये सिम्टम्स किसी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। और साथ में अगर एक्सेसिव सिक्रीशन है एसिड का, तो उसको कट करने के लिए हम एसिड सप्रेशन के लिए दवाइयाँ दे सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा लोग कुछ अपने साथ रखते हैं पीने की दवा, वो दवा है जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती है। तो हम उस तरह के सिरप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के लिए करते हैं। जहाँ अल्सर आ जाता है, अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए हमको एसिड सप्रेशन करना पड़ता है। और जो जनरल एडवाइस हमने बताया है वो अल्सर डिजीज़ में भी लागू होता है। हो सकता है कि अल्सर डिजीज़ का कॉज ही पेन किलर लेना हो, उस सूरत में हमको उसको हटाना होगा और साथ में एसिड सप्रेशन करना होगा। अगर 4 से 6 हफ्ते दवा देने के बाद सिम्टम्स में फ़र्क नहीं आता है तो हम इसी अवधि को और बढ़ा सकते हैं। और साथ में हम एक काम और कर सकते हैं, अगर एसिड सप्रेशन के बाद भी सिम्टम इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं, तब हम देख सकते हैं कि क्या इसमें एच पाइलोरी इन्फेक्शन भी है, यानी या तो रिकरेंस हो रहा हो अल्सर का, रिकरेंस हो रहा हो या ब्लीड हुआ हो, ब्लीडिंग के बाद पेशेंट हमारे पास आया हो। उस सूरत में हमको उसमें एच पाइलोरी को क्लियर करने के लिए भी दवा 14 दिन का एक कोर्स देना पड़ता है। सर, आमतौर पर लोग ना डॉक्टर के पास जाने से बचते हैं, खासकर गैस और एसिडिटी में। तो मतलब और उनको पता कैसे चले कि जो उनकी ये जो समस्या है किस ग्रेड की है, किस लेवल की है? क्या अल्सर है, क्या नॉर्मल गैस है, एसिडिटी है? इसके क्या कुछ खास सिम्टम्स हैं, अर्ली साइंस, वार्निंग देखिए, साइंस? अगर आपको सिर्फ छाती में जलन हो रही है, खट्टी डकार आ रही है, तो उस सूरत में ये ज़रूर कहा जा सकता है कि चांसेस ये हैं कि आप गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ की वजह से ये सिम्टम्स हैं। आपको पेन होता है, पेन अल्सर डिजीज़ में क्या होता है, अगर ड्यूडनल अल्सर है तो खाना खाने से पेट के दर्द में थोड़ा आराम आता है। लेकिन कुछ खास सिम्टम्स हैं जिनको हम कहते हैं नॉक्टर्नल पेन। रात में आप खाना खा के सोए, 12-1 बजे आँख खुली और आपको पेट में दर्द महसूस हुआ, ये दरअसल ड्यूडनल अल्सर का पेन है, यानी जो फास्टिंग पर बढ़ जाता है। तो फास्टिंग के अंदर सिम्टम्स ज़्यादा हैं और नॉक्टर्नल पेन हो रहा है, तो वो अल्सर की तरफ इंगित करता है, हमको रूल आउट कर लेना चाहिए।
इसी तरह गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज मैंने बताया कि हो सकता है लेटने से बढ़ जाए, क्योंकि रिफ्लक्स बढ़ जाता है। इसलिए हम उन लोगों को गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स के जो पेशेंट आते हैं उनको ये भी एडवाइस करते हैं कि वो अपनी क्लोथिंग्स बहुत टाइट ना रखें और हेड एंड को थोड़ा सा एलिवेट करके रखें। आप जब सोते हैं तो 10-15 डिग्री का इंक्लिनेशन होना चाहिए, यानी आप अपने सराने की तरफ पाए के नीचे एक 4-4, 6-6 इंच का वुडन ब्लॉक रख सकते हैं, जिससे कि आपके बेड का इंक्लिनेशन एक 15 डिग्रीज का हो जाए। ये रिफ्लक्स के सिम्टम्स को कम करने में मदद करता है। तो एक चीज़ तो जैसे मैंने बताया कि आप अगर किसी खास वजह से सिम्टम्स हैं, आपको कोई एक खास हिस्ट्री मिल रही है कि आप एक पार्टी में गए थे, उस दिन आपने कुछ खाना खाया, कुछ बहुत तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाई, आइसक्रीम लिया, हैवी मील लिया, और उसके बाद सिम्टम्स आए, तो ये जनरल एसिडिटी के सिम्टम्स हैं, ये इसका अल्सर से उतना ताल्लुक़ नहीं। जैसे लेकिन मैंने कहा कि एक बहुत ओवरलैप है, अकेले आप कुछ ही सिम्टम्स के बेसिस पे ये तय नहीं कर सकते कि ये अल्सर डिजीज़ है या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स। लेकिन हाँ, जैसे मैंने शुरू में बताया, इन सब से आप एक रीज़नेबल उस पर कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इसकी प्रोबेबिलिटी कम। तो सर मैं ये जानना, ये तो आपने बताया कि ये जो है इसके यही कॉजेज़ हो सकते हैं और ये आपका सोल्यूशन हो सकता है कि आप जो सोने का जो आपका तरीका है उसको थोड़ा आप बदलें, राइट सर। लेकिन अगर मान लीजिए किसी को गैस बन गई तो वो क्या करे? कई बार दवाइयाँ लेने के बाद भी राहत नहीं मिलती है। वो है, अगर दवाइयाँ लेने से राहत नहीं मिल रही है, जैसे मैंने कहा कि एसिड सप्रेस करने के लिए भी दवाई देते हैं, और अगर वो ऊपर की तरफ आ रहा है तो हम इसको कहते हैं प्रोकाइनेटिक ड्रग्स, उसके लिए भी दवाइयाँ हैं, उनको हम दे सकते हैं। अब हम कुछ दवाइयाँ हैं जो कि मोटिलिटी बढ़ा देती हैं, यानी ईसोफेगस से और स्टमक से एसिड की क्लियरेंस को बढ़ा देती हैं, तो उन दवाइयों को एसिड सप्रेशन की दवाइयों के साथ जोड़ के दे सकते हैं। इसी तरह से बहुत सी पीने की दवाइयाँ हैं जो एक कोटिंग बना देती हैं और वो लोकल एनेस्थेटिक की तरह काम करता है। तो वो कोटिंग दरअसल जब बन जाती है अंदर, तो सिम्टम्स में आराम आ जाता है, उसमें लोकल एनेस्थेटिक्स भी मिले होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ली जा सकती हैं और इनसे आराम देर सवेर आ जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत कुछ है, तो हम इंजेक्टेबल भी दे सकते हैं। और अगर एसिडिटी के अलावा भी और सिम्टम्स हैं, जैसे मैंने आपसे बताया कि अगर ब्लीडिंग हो रही है तो हमको देखना होता है कि ब्लीडिंग कितनी सिग्निफिकेंट है। ब्लीडिंग अगर सिग्निफिकेंट है तो हो सकता है पेशेंट को हमें हॉस्पिटलाइज करना पड़े। तो इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट को ब्लीड हुआ, अब उसको चक्कर आने लगा है, वो मतलब बैठ रहा है और उसको चक्कर आ रहे हैं, इसका मतलब कि सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस हो चुका है। उस सूरत में हमको उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। हॉस्पिटल में हम इसको इंट्रावीनस फ्लूइड भी दे सकते हैं। अगर ब्लड टेस्ट करने पे अगर उसका हीमोग्लोबिन बहुत कम है तो हमें उसको स्टेबलाइज़ करने के लिए ब्लड की ज़रूरत भी पड़ सकती है, और उसके बाद स्टेबलाइज़ करने के बाद हम एंडोस्कोपी करके ये देख सकते हैं कि ये ब्लीडिंग किस वजह से हो रही है। अगर अल्सर के अंदर हमको एक वेसल दिखती है जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, तो हम एंडोस्कोपिक थेरेपी के ज़रिए उसको रोक सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं। इसी तरह से जो और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे मैंने बताया कि अल्सर के कॉम्प्लिकेशन हैं कि आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, तो उस सूरत में हम अगर एंडोस्कोपी कर रहे हैं और हमको दिख रहा है कि इसमें रेजिड्यू बहुत है और आगे जो ओपनिंग है वो सक्रिय हो गई है, तो हम उसको एंडोस्कोपी के ज़रिए बलून वहाँ पे इन्फ्लेट करके भी खोल सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट के अलग अलग तरीके हैं जिनको हम कर सकते हैं। सर ये तो अस्पताल की बात हुई, डॉक्टर्स की बात हुई। कई बार पेशेंट को लगता है कि हम घर बैठे क्या कर सकते हैं, कि सपोज मैं अगर मान लीजिए मैं अल्सर की पेशेंट हूँ और मुझे किसी तरह की कोई तकलीफ हो रही है, तो डॉक्टर के पास जाने से पहले क्या मैं अपने जीवन में या लाइफस्टाइल में बदलाव लेके आऊँ या रूटीन में बदलाव लाऊँ जिससे मुझे थोड़ी राहत मिले? जब भी मैंने आपसे जैसे कहा कि हर वो चीज़ जो एसिड सिक्रीशन बढ़ाती है उसको हमको कट करना है। मैंने एक लंबी सी फहरिस्त आपको बताई। अब आप स्मोक करते हैं, स्मोकिंग एसिड सिक्रीशन के साथ साथ हीलिंग को भी अफेक्ट करती है, हील नहीं होने देती। स्मोकर को कहना है कि आपको स्मोकिंग छोड़नी है। अल्कोहल भी एसिड सिक्रीशन बढ़ाता है, उसको रोकना है। इसी तरह से पेन किलर ले रहे हैं आप तो उसको रोक लीजिए। ये सिम्टम्स अगर आने लगे हैं और पेन किलर आप लगातार ले रहे हैं किसी वजह से भी, हो सकता है जोड़ की दर्दों की वजह से ले रहे हों,
तो उसको फॉर द टाइम बीइंग आपको रोकना होगा। और मोटे तौर पे दवाइयाँ जो हैं जो इसमें दी जाती हैं वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स या इसको आप उसके साथ एक तरह से एंटासिड्स जिनको हम बोलते हैं कि जो एसिड बनता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो एंटासिड रख सकते हैं आप घर में। वो एंटासिड आप रखे रहिए, जब ज़रूरत हो उसको पी लीजिए। उसके पीने से हो सकता है आपको जल्दी आराम आ जाए। तो ये मोटे मोटे तरीके हैं। और अगर सिम्टम लंबे टाइम तक परसिस्ट करते हैं तब आपको दिखा भी लेना चाहिए, क्योंकि जो अल्सर है, जो स्टमक का अल्सर होता है, गैस्ट्रिक अल्सर अगर किसी एक ओल्ड एज पर्सन में मिल रहा है तो अल्सर की भी अपनी अलग वजह हो सकती है। वो सिर्फ एसिड की वजह से ना बना हो सकता है वो मैलिग्नेंट अल्सर भी हो सकता है वो ट्यूबरकुलर अल्सर भी हो। तो उस सूरत में हम उसकी पहले जांच करा के ये तय करना चाहिए कि ये कैसा है, जो हम एंडोस्कोपी पे बड़े आराम से एक एंडोस्कोपी करके बायोप्सी लेके तय कर सकते हैं। तो ये उसके तरीके हैं। जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है, मैंने आपसे बताया कि जो रिफ्लक्स डिजीज़ के सिम्टम्स हैं उनके लिए मोटे तौर पे, जैसे फिर से मैं रिपीट कर दूं कि आप टाइट क्लोथिंग्स अवॉइड करें, हेड एंड एलिवेटेड रखें, आप ठंडी गर्म चीज़ें ना लें, चाय, कॉफ़ी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, तली हुई चीज़ें सब अपने खाने से काट दें, चॉकलेट बच्चों को ना दें, तो ये सिम्टम्स कंट्रोल में रहेंगे। सर, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने कही कि पेन किलर ना लें। जो हमने अक्सर देखा है कि जो गैस की दवाइयाँ लेते हैं, जो एंटासिड होता है, कई बार वो उसको भी अपनी एक जीवन का हिस्सा बना लेते हैं कि आप रोज़ एक आपने गैस की गोली खाई, लेकिन उसके भी तो कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। कितने ड्यूरेशन तक हमें इसे लेना चाहिए? सिम्टम्स आते हैं तो हम लोग 4 से 8 वीक्स तक ये दवा देते हैं, और उसके बाद दवा अगर सिम्टम्स इम्प्रूव कर गए हैं तो हम उसको गैप दे सकते हैं। साथ में ये प्रिकॉशंस बता सकते हैं कि आगे से आप ये प्रिकॉशन लेंगे। अब अगर नॉन हीलिंग अल्सर है तो जाहिर सी बात है कि उसमें फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेट करके हमको पता करना चाहिए कि इसकी वजह क्या है, नॉन हीलिंग की वजह क्या है, और उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और जब सिम्टम्स एक बार इम्प्रूव कर जाते हैं, देखिए इसमें साइकिल्स होते हैं। ये सिम्टम ऐसा नहीं है कि हील कर गया तो आगे अल्सर फिर से रिकर नहीं करेगा। जब रिकरेंस हो तो हम उसे फिर ट्रीट कर सकते हैं। इन द मीन टाइम हम उसको एंटासिड दे सकते हैं। एंटासिड के इतने नुकसान नहीं है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलाने होते हैं, लेकिन एंटासिड्स हम दे सकते हैं बीच बीच में। तो जब सिम्टम्स आते हैं हम उसको उस तरह से ट्रीट करें। सर, इसी से जुड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये भी है कि एक्सरसाइज कितनी इससे इम्पॉर्टेंट है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपको गैस बनी तो आप तुरंत वॉक पे निकल जाओ, वॉक आप करेंगे तो फिर आपको जो है तुरंत राहत मिलेगी। क्या ये वाकई सच नहीं, है? इसका ऐसा कोई खास ताल्लुक खासकर नहीं गैस है, की अगर हम बात लेकिन करें तो। ऐसा नहीं। देखिए, आप अगर खाना खा के तुरंत लेट जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि रिफ्लक्स के सिम्टम्स बढ़ जाएंगे। उस सूरत में हो सकता है कि आप थोड़ा सा वॉक करें खाने के बाद, तुरंत ना लेटें, तो उससे उन सिम्टम्स में कोई राहत मिल सकती है।